हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के लिए मोशन चैप्टर की हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सपोज कीजिए कि पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट था स्टार्टिंग में और वो इस तरह से मूव करता हुआ इस आड़े टेढ़े रास्ते से चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि पॉइंट बी तक। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जिस रास्ते पर चल करके आया है, जिस पाथ को वो फॉलो करता हुआ ए से बी तक पहुंचा है, उस पाथ की लेंथ को, उसके रास्ते की लंबाई को अगर हम मेजर कर लें, उसकी लंबाई नाप लें, उसकी लेंथ को मेजर कर लें, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ओके। वैसे ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। ए से बी कुछ इस तरह से भी जाया जा सकता था। इस केस में आप देख रहे हैं रास्ता थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, पाथ थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो इस केस में डिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा। ऑब्जेक्ट ए से बी किसी और तरीके से भी जा सकता था, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जिस रास्ते पे चलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट, जिस पाथ पे ट्रैवल करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, उस पाथ की लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। सो यहाँ अगर मैं डिस्टेंस की डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ द लेंथ ऑफ what? लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। बॉडी जिस रास्ते से चलती हुई गई उसकी हमने लेंथ मेजर कर ली और वो लेंथ ही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। अच्छा, मैंने आपको भी बताया था कि ए से बी तक जाने के बहुत सारे पाथ हैं। हम ए से बी बहुत सारे तरीकों से जा सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में कितने पाथ्स होते हैं? इनफाइनाइट पाथ होते हैं, या यूं कह लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस होते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। अब एक और चीज़ देखिए डिस्टेंस के बारे में। देखिए, जब बॉडी ए से बी तक गई ना, तो पूरे मोशन के दौरान, ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन फ्रॉम ए टू बी, बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी, बल्कि मोशन के दौरान उसकी मोशन की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही थी। सो डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं होती है। बॉडी किधर भी मूव करके किधर भी चल सकती है। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। There is not any specific direction of distance। अब आपने सुना होगा, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके, जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अगर बॉडी ए से बी गई है, तो लेट अस से कि उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये 5 किलोमीटर क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 5, दूसरा ये यूनिट किलोमीटर। ओके, सो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी में आती है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, स्केलर और वेक्टर। हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सो अभी मैं लिख देता हूं क्या, यही कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब एक लास्ट चीज और डिस्टेंस के बारे में। देखिए, अगर कोई बॉडी वो चल रही है, उसने चलना शुरू कर दिया है, तो विद टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस बढ़ेगा ही, वो घटेगा नहीं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पाथ की लेंथ ऑब्वियसली बढ़ती ही जाएगी ना, वो कभी भी कम होने वाली तो
है नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का पाथ है एक, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है कोई जो चलता ही जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या उसके पाथ की लेंथ कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? आप साफ साफ देख सकते हैं वो इंक्रीज होती जा रही है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन विद टाइम डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज। सो जो हमारी लास्ट चीज है वो ये है, विद टाइम for a moving object distance always increases। सो ये थे हमारे डिस्टेंस का डिस्कशन। अब बात आती है जी डिस्प्लेसमेंट की। सपोज कीजिए कि कोई ए से बी तक कम से कम टाइम में जाना चाहता है, उसका ये मोटो है, उसने ये सोच लिया कि मुझे कम से कम टाइम में ए से बी तक पहुंचना है। तो ऐसा करने के लिए उसे कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ऐसा ही ना जी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कहीं जाना है और आपको बहुत ही कम टाइम में जाना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो आप कैसे चलेंगे? आप शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, और ए से लेके बी तक शॉर्टेस्ट पाथ और कुछ नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो यहाँ जो ये आप एरो देख रहे हैं इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट्स के बीच में जो छोटे से छोटा पाथ है उसकी लेंथ को हमने क्या कह दिया? डिस्प्लेसमेंट। सो मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करूंगा? द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? देखिए वेक्टर क्वांटिटीज हम उनको बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में कोई डायरेक्शन भी होती है। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ए से बी तक तो जाना ही है लेकिन मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जाना है, तो जी आपको फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। सीधा आपको ए से बी की तरफ चलना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस हो वो कम से कम हो और आप कम से कम टाइम में ए से बी तक पहुंचे। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि देखिए इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ही। अगर हमने इसकी लेंथ को 5 किलोमीटर माना था तो इसकी लेंथ थोड़ी कम होगी, लेटर से उसे मैं 3 किलोमीटर कह देता हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी इसके साथ जुड़ी हुई है। सो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब हमने इसे वेक्टर क्वांटिटी तो कह दिया, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कहां से कहां लें? अगर आपका ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी। इसीलिए हमने एरो इस तरह से लगाया है जिसकी डायरेक्शन है ए से बी तक। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बी से ए गया होता तो हम एरो इस तरह से लगाते, इस तरह से। ओके, तब इसकी डायरेक्शन होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट की ए से बी से ए। अगर आपका ऑब्जेक्ट बी से ए गया है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम बी टू ए, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी। या इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन क्या है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विद टाइम। अब ऐसा कैसे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया और अब वो बी पे रुकने की बजाय थोड़ा वापस ए की तरफ चल पड़ा और यहाँ जाकर रुक गया। अगर ये वाला पॉइंट, जैसे चलो मैं सी बोल देता हूँ, ये अगर बॉडी की फाइनल पोजीशन होती तो मैं डिस्प्लेसमेंट की एरो कैसे बनाता? ए से लेके सी तक। और आप देख रहे हैं ये एरो छोटी है, तो विद टाइम आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप बढ़ता जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस फिर से आने लग जाए तो हमारी ये एरो
छोटी होती जाएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सो यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझाने के लिए एक डायग्राम लिया है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट से इस तरह से किसी सर्कुलर पाथ में चलता हुआ वापस ए पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो इस केस में देखिए ए ही बॉडी की इनिशियल पोजीशन है और ए ही बॉडी की फाइनल पोजीशन है। तो यहां अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो तो जीरो हुआ, और अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की तो बॉडी ए से चल के बी से होती हुई वापस ए पर पहुंच गई, यानी कि उसने ये सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अगर मैं ये बात करूं कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो होता है पाथ की लेंथ, और ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ की लेंथ आप जानते हैं किसके बराबर होती है, वो होती है उसकी पेरीमीटर के इक्वल, यानी कि 2πr। तो यहां डिस्टेंस तो है 2πr और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारी बॉडी ए से चलती हुई बी पर आ जाती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होते। इस केस में जो डिस्टेंस होता वो पेरीमीटर का हाफ होता डिस्टेंस, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाय 2, जो हमें मिलता πr। ये तो हुआ हमारा क्या, डिस्टेंस। ये भी तब है जब हमारी बॉडी कहां से कहां जा रही हो, ए से बी तक जा रही हो सर्कुलर पाथ पे। अब अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी ए और अब फाइनल पोजीशन है बी। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये ग्रीन वाली एरो हुई, यानी कि इस सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है वो। तो डिस्प्लेसमेंट यहां होगा 2r। सो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल। अब हम थोड़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की बात भी कर लेते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही दे दी जाए, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। अगर किसी बॉडी ने कुछ मूवमेंट की है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम सिर्फ उसका डिस्टेंस ही बताते हैं, जैसे कि 2 किलोमीटर। उसकी डायरेक्शन हम नहीं बताते, क्योंकि डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होती नहीं है। इस तरह से टाइम, अगर हमसे कोई पूछता है कि टाइम क्या हुआ है, तो हम सीधा टाइम बताते हैं, जैसे कि 4 PM। ओके, उसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि 4 PM टाइम हुआ है जी, ईस्ट की तरफ हुआ है या वेस्ट की तरफ हुआ है, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर कितना है, ये भी हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड दे करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डिग्री सेल्सियस ये यूनिट हुई। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर की भी क्या बता रहे हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। टेम्परेचर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ है और ऊपर की तरफ हुआ है या नीचे की तरफ हुआ है। सो टेम्परेचर के साथ भी हम कोई डायरेक्शन नहीं जोड़ते हैं। सो वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीटली बताई जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। या यूं कह लीजिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन बतानी पड़े, बिना डायरेक्शन के उसकी कोई मीनिंग ही ना निकले, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें एक बॉडी इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी। तो डिस्प्लेसमेंट में आप जानते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसे हम बताते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक एरो ड्रॉ कर देते हैं। तो एरो की तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स, अगर आप मान लीजिए किसी वॉल को ऐसे इस तरह से पुश कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कुछ फोर्स मतलब मान लीजिए आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, सो 2 न्यूटन, ये तो हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इस तरफ हुई। मान लीजिए डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ईस्ट, वेस्ट और इधर नॉर्थ, साउथ।
तो आपने जो ये फोर्स लगाया है ये एक्चुअल में आपने ईस्ट की तरफ लगाया है। ओके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में एक डायरेक्शन भी होती है। फोर्स के साथ भी एक डायरेक्शन हमेशा एसोसिएटेड होती है। सो फोर्स क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी डिफरेंस है उन सबको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। आइए वन बाय वन हम सारे डिफरेंस डिस्कस करते हैं। सो डिस्टेंस क्या है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच अ बॉडी मूव्स, एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ डिस्टेंस के साथ सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है। डिस्टेंस, it can never be negative or zero, but a displacement it can be positive, negative और zero। अब ये बात समझते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव या जीरो क्यों नहीं हो सकता। देखिए अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मैंने अभी बताया था आपको कि उसका डिस्टेंस तो विद टाइम बढ़ेगा ही, वो घटने वाला तो है नहीं, इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती अगर बॉडी मूव कर रही है तो। फिर नेगेटिव की बात कहाँ से आई, देखिए यहाँ जब हम 9th क्लास में वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से है। हम स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मूव करती है ना तो उसके मूवमेंट की एक डायरेक्शन को तो हम पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव ये टर्म्स तब आती हैं जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हों। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो कोई डायरेक्शन आती ही नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बट हाँ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन से चलते हुए वापस फिर से इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाए तो उस केस में आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। Distance can be equal to or greater than displacement, but displacement can be equal to or less than distance। अब ये दोनों चीज़ें हम एक बार अलग से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन है और बॉडी ने इस तरह से यूं चलना शुरू किया, चलते चलते ये यहाँ पहुँच गई, लेटर से ये पॉइंट है उसका B। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस को देखूँ तो डिस्टेंस ये हुआ इस पाथ की लेंथ, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को देखूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से, ए से बी की तरफ एक स्ट्रेट एरो मुझे बनानी पड़ेगी इस तरह से, ए टू बी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ऑब्वियसली हमारे डिस्टेंस से तो कम ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, पाथ की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन ये वाली एरो उससे छोटी है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमारे डिस्टेंस से कम आ रहा है। चलिए पाथ को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब की बार बॉडी हमारी जो है वो मान लीजिए कुछ इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। इस केस में आप देखिए पाथ थोड़ा छोटा हो गया है, देख रहे हैं ना आप, लेकिन अभी भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, देखिए बॉडी अभी भी ए से बी तक ही गई है, तो डिस्प्लेसमेंट अब भी यही वाली ग्रीन वाली एरो ही हुई, लेकिन अब भी हमारा जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही आएगी, किससे, हमारे डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर मैं बॉडी को इस तरह से मूव करवाऊं कि वो एग्जैक्टली ए से बी तक इस स्ट्रेट लाइन में ही जाए इस तरह से, तो इस केस में देखिए ये जो हमारी एरो है, हमारा जो बॉडी का पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, सो डिस्टेंस जो होता है वो या तो हमारे डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है या वो उसके बराबर हो सकता है। हमारा डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से या तो कम होता है या वो उसके बराबर हो सकता है। बराबर भी कब होगा, जब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अगर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है
तो वही उसका डिस्टेंस हो गया, वही उसका डिस्प्लेसमेंट। और अगर बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो इस केस में तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि ए से लेके बी तक तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ए और बी के बीच में बस यही यूनिक पाथ है, नहीं, ए से लेके बी तक तो इनफाइनाइट पाथ है। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारी बॉडी ए से लेके बी तक अलग अलग पाथ से भी आई है तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा हमेशा, स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पर मैंने कितने पाथ बनाए थे, पहले ये वाइट वाला पाथ बनाया, फिर ये स्काई ब्लू वाला पाथ, फिर एक और स्काई ब्लू पाथ, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहाँ 3 पाथ बनाए थे, लेकिन तीनों पाथ्स के लिए डिस्प्लेसमेंट मेरी ये ग्रीन वाली ही एरो थी, क्योंकि बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। सो फॉर 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज यूनिक, बट डिस्टेंस इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, यहाँ इनफाइनाइट पाथ्स हो सकते हैं। लास्ट 6th पॉइंट, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। अगर बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसका पाथ तो बढ़ता ही जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज भी हो सकता है। अगर बॉडी वापस इनिशियल पोजीशन की तरफ चलने लगे या उसके ऊपर ही वापस पहुंच जाए तो यहाँ आते आते तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो जाता है। सो सबसे लास्ट में, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, और स्ट्रेट लाइन में भी कैसे, एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन का मतलब अगर वो राइट हैंड साइड जा रही है तो बस राइट हैंड साइड में ही जाती रहे और बिल्कुल सीधी सीधी चलती रहे, वो वापस मुड़ करके इस तरह से ना आए पीछे की तरफ। ओके, अगर बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थी आज की वीडियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स, कलरफुल PDF नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, मैं वहाँ इनको अपलोड कर दूँगा। और साथ ही साथ हमारे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पैट्रियन लिंक दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्रियोफिजिक्स चैनल अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पैट्रियन पे जाकर के हमें पैट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।